ये कहानी 1980 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर एक आदमी जंगल की गहराइयों में खो जाता है और वहां पर जो कुछ उसके साथ होता है उसे कभी कोई नहीं भुला पाया। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जंगल। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम योसी गिनबर्ग होता है। ये एक इजरायली है और इसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसीलिए बोलीविया जाता है जहां से हार्ट ऑफ द अमेज़न फॉरेस्ट जाना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत घना जंगल है और जब ये अपने सफर में होता है, एक नदी को नाव से पार कर रहा होता है, तो उसी नाव में इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। ये भी एक ट्रैवलर है और इसका नाम मार्कस होता है। मार्कस प्रोफेशन से एक टीचर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी का मालिक है। मार्कस को अपना यहाँ पर एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम केविन है और वो केविन की और योसी की मुलाकात करवाता है। केविन एक फोटोग्राफर और ट्रैवलर है जो लगभग पूरा साउथ अमेरिका घूम चुका है। अब अगले दिन योसी जब मार्केट में जा रहा होता है, तभी पीछे से उसे एक आदमी आवाज लगाता है और वो उससे पूछता है, आर यू अमेरिकन? योसी कहता है कि नहीं, मैं एक इजरायली हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। और इसके बाद ये दोनों बातें करते हैं और वो आदमी योसी को बताता है कि जंगल की गहराइयों में अभी भी ऐसे आदिवासी हैं जिन्हें दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही दुनिया ने उन्हें कभी देखा है। ये एक हिडन वर्ल्ड है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। वो अजनबी योसी को अपनी एक फोटो भी दिखाता है जिसमें वो आदिवासियों के साथ खड़ा होता है और अब योसी को यकीन आ जाता है कि ये सच बोल रहा है। वो वापस आता है और वही बात मार्कस को और केविन को बताता है। योसी बहुत एक्साइटेड होता है और वो उन्हें कहता है कि हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा। मार्कस कहता है कि तुम उस अजनबी की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो और जिन आदिवासियों के बारे में किसी को नहीं पता उसे कैसे पता चला, वो वहां पर क्या करने गया था। योसी कहता है कि वो आदमी वहां पर सोना ढूंढने के लिए गया था, वहां नदी में बहुत सोना है। उसने कहा कि जब हम वहां से वापस आएंगे तो सबकी सोने से जेबें भरी होंगी। लेकिन केविन और मार्कस उसकी बातों से कन्विंस्ड नहीं होते, लेकिन वो उन्हें कहता है कि तुम एक बार उस आदमी से मिल लो। और अगले दिन ये तीनों की तीनों उससे मिलते हैं और वो इन तीनों को मना लेता है और ये चारों के चारों अब उस सफर पर जाने के लिए तैयार है जहां पर ये एक ऐसी सभ्यता से मिलेंगे जिन्हें आज तक दुनिया ने नहीं देखा, जो दुनिया से अलग थलग है। अब इनका ये सफर बहुत लंबा है, इसीलिए जाने से पहले ये तैयारी करना शुरू करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और एक दुकान के बाहर ये तीनों के तीनों अमेज़न का मैप देख रहे होते हैं। तभी वो स्ट्रेंजर जिसका नाम कार्ल है, जो इन्हें अपने साथ जंगल में उन ट्राइब से मिलवाने के लिए ले जाएगा, वो इनके पास आता है। वो कहता है जंगल के बारे में इस मैप में कुछ भी नहीं दिया गया, जंगल में हमेशा नदी को फॉलो करो, जंगल में सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारी सिर्फ नदी है। और अगले दिन ये चारों के चारों अपने सफर पर निकल जाते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद रात को ये एक जगह स्टे करते हैं और वहां पर कार्ल इन्हें बताता है कि दरअसल हम जिन लोगों से मिलने वाले, जिन आदिवासियों से मिलने वाले, हमें ऐसा लगेगा कि वो पुराने युग में यानी कि स्टोन एज में जी रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, वो हमसे बहुत आगे हैं, वो जिंदगी की सच्चाई को जानते हैं और उन्हें हमारी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, वो पूरी तरह से आजाद है। अगले दिन ये आगे का सफर तय करते हैं और जो स्ट्रेंजर होता है जिसका नाम कार्ल है, वो कहता है बारिश होने वाली है। कैल्विन कहता है बारिश, लेकिन आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और ये एक जगह आसरा लेते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। कार्ल इन तीनों को कहता है कि कल तुम्हें मैं असली खाना खिलाऊंगा क्योंकि हम एक कबीले तक पहुंचने वाले हैं। और अगली सुबह एक लंबा सफर तय करने के बाद ये उस कबीले तक पहुंच जाते हैं जहां पे कार्ल को सब जानते हैं। इन्हें देखकर वहां पर सारे कबीले वाले खुश हो जाते हैं। ये पूरी रात वहीं गुजारते हैं और एक रात गुजारने के बाद ये चारों अब उस कबीले की ओर बढ़ जाते हैं जो इस दुनिया से छुपा हुआ है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और जब नदी आती है तो कार्ल योसी को वहां से सोने का एक टुकड़ा ढूंढ कर दिखाता है। इससे सब खुश हो जाते हैं। दरअसल ये खुश इसलिए होते हैं क्योंकि अब इन्हें लगता है कि कार्ल बिल्कुल सच बोल रहा है। अभी तक कहीं ना कहीं इनके मन में एक डाउट था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका जंगल का सफर इतना मुश्किल होने वाला है। इन्हें चलते हुए कई दिन हो चुके हैं और अभी भी इन्हें जिस जगह पर पहुंचना है वो यहाँ से 3-4 दिन की दूरी पर है और मार्कस के पैर पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। वो आगे का सफर तय नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर इन्हें रुकना होगा। कार्ल इन तीनों को कहता है कि मैं यहाँ से आगे का सफर अकेला ही तय करता हूँ, मैं उस कबीले तक पहुंच जाता हूँ और उसके बाद मैं वहां से कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन केविन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम हमें अकेला छोड़कर यहाँ पर नहीं जाओगे क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं और इन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं पता। केविन कहता है क्यों ना हम एक राफ्ट बनाएं और नदी से
होते हुए आगे का सफर तय करे। हालांकि काल ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और अब ये तय करते हैं कि ये नदी के सहारे आगे जाएंगे और ये चारों मिलकर राफ्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए लकड़ियां लाते हैं और उन्हें एक साथ बांधकर एक राफ्ट यानी कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा बेड़ा बनाते हैं। उसके ऊपर ये अपना सारा सामान रखते हैं और अब ये चारों के चारों उस राफ्ट पर बैठकर नदी से आगे का सफर तय करते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता। सुबह तक जो नदी पूरी तरह शांत थी, शाम होते होते एक लंबा सफर तय करने के बाद वो नदी अब पूरे उफान पर है और इन चारों को राफ्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। इसीलिए काल कहता है कि हमें साइड में राफ्ट को रोकना होगा, लेकिन केविन ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है हमें नदी के साथ बहते रहना होगा और इसी बात पर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबको काल की बात माननी पड़ती है क्योंकि वो इस जंगल को ज्यादा अच्छे से जानता है। इसीलिए साइड में अपनी राफ्ट को रोक देते हैं। काल कहता है मैं जंगल से कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ और वो जंगल में चला जाता है। और केविन योसी से कहता है कि मुझे लगता है कि काल को तैरना नहीं आता, इसीलिए वो राफ्ट से आगे का सफर तय नहीं करना चाहता। और अगली सुबह होता भी ऐसा ही है। जब ये तीनों की तीनों राफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो काल उस राफ्ट में जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं मछलियों का खाना नहीं बनना चाहता, मैं पैदल ही अपने आगे का सफर तय करूंगा और तुम्हें आगे जहां पर हमें जाना है वहां पर मिलूंगा। दरअसल मैप में इनके पास एक लोकेशन होती है जहां पर इन्हें पहुंचना है, लेकिन केविन अब पैदल नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि राफ्ट का सफर सबसे सुरक्षित है और वो कहता है मैं राफ्ट से जाऊंगा। योसी और केविन ये डिसाइड करते हैं कि हम तीनों में से एक काल के साथ जाएगा और दो राफ्ट से जाएंगे। और जब योसी मार्कस को ये बात बताता है तो मार्कस कहता है कि मैं काल के साथ जाऊंगा क्योंकि अब उसके पैर ठीक है और पानी में उसके पैरों के घाव दोबारा से हरे हो सकते हैं। और साथ ही साथ केविन ने उसके साथ झगड़ा भी किया होता है, इसीलिए वो केविन के साथ आगे का सफर तय नहीं करना चाहता। और ये तय होता है कि अब केविन और योसी राफ्ट से जाएंगे और काल और मार्कस अपना सफर पैदल ही तय करेंगे और मंजिल पर ये सब के सब मिल जाएंगे। मार्कस उन सब को हाथ हिलाकर अलविदा कहता है और वो काल के साथ अपना सफर तय करता है। और यहाँ पर ये दोनों राफ्ट से अपने आगे का सफर तय करते हैं, लेकिन नदी एक बार फिर से बहुत खतरनाक हो जाती है और इन्हें नदी में अपनी राफ्ट को तैराने में बहुत दिक्कत हो रही होती है और इनकी राफ्ट एक पत्थर के साथ अटक जाती है क्योंकि पानी का बहाव यहाँ पर बहुत तेज होता है। और ये दोनों राफ्ट को छोड़कर किनारों पर नहीं जा सकते क्योंकि राफ्ट के साथ इनका सारा सामान बंधा हुआ है। अगर वो इनसे खो गया तो इन्हें यहाँ पर सरवाइव करने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए केविन योसी से कहता है कि मैं किनारे पर जा रहा हूँ और जल्दी मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। और केविन किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाता है और अब वो योसी को भी ऊपर खींचना चाहता है, यानी कि वो किनारे तक लाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता योसी पानी में गिर जाता है और बहाव इतना तेज होता है कि वो योसी को यहाँ से बहुत दूर तक अपने साथ बहा कर ले जाता है। योसी को पता भी नहीं है कि वो केविन से कितना किलोमीटर दूर आ चुका है। केविन भी सिर्फ देखता ही रह जाता है क्योंकि वो इस बहाव में इतने तेज पानी में कुछ भी नहीं कर सकता। अब योसी एक पत्थर को पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से वो चट्टानों को पकड़कर ऊपर यानी कि नदी से बाहर निकलता है। योसी इस जंगल में अब अकेला है। उसे पता नहीं है कि वो कहां पर है, ना ही उसे कोई रास्ता पता है और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ सामान है। रात हो जाती है और योसी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और तभी बारिश भी होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। वो पूरी रात उसी पेड़ के नीचे गुजार देता है और जब सुबह होती है तो उसे बर्तनों के टकराने की आवाज आती है और जब वो नदी में देखता है तो वो देखता है कि उसका बैग उसके सामने से बहता हुआ जा रहा है जिसके बाहर दो बर्तन भी बंधे होते हैं। योसी अपनी जान पर खेलकर नदी में कूदता है और उस बैग को वहां से निकाल लेता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं। बैग बाहर निकालने के बाद वो उस बैग से एक टैबलेट खाता है। दरअसल ये एक एनर्जी की गोली है और इसके बाद वो केविन को ढूंढना शुरू करता है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन केविन उसे कहीं भी नहीं मिलता। ना ही उसे खुद पता है कि वो कहां पर है, ना ही उसको दिशा का पता है क्योंकि अगर वो गलत दिशा में चला गया तो वो जंगल की इतनी गहराई में पहुंच जाएगा जहां से शायद वापस आना नामुमकिन हो। वो एक जगह बैठ जाता है और एक बार फिर से बारिश होना शुरू हो जाती है। वो हताश है, वो टूट चुका है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे अब क्या करना है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसे शांति और समझदारी से काम लेना होगा। वो अपने बैग से अगली सुबह एक मैप निकालता है और उस मैप में वो उस जगह पर निशान लगाता है जहां पर उसे जाना है ताकि वो अपने आगे का सफर तय कर सके। उसे पता है कि वहां पर उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन किसी चीज को सोचना और करना दो अलग चीजें। इस सफर में उसे बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल लगता है।
6 दिनों तक वो लगातार चलता रहता है और रात को कहीं भी पत्ते बिछाकर सो जाता है। वो भूखा है क्योंकि उसका खाना भी अब खत्म हो चुका है। इसीलिए जंगल में उसे एक अजगर दिखता है जिसे मारकर वो खा जाता है। अब वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा सकता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भूख से मर जाएगा। योसी के लिए इस जंगल में हर दिन मुश्किल होता जा रहा होता है क्योंकि वो कमजोर हो रहा है। और एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसे आवाज आती है योसी, और वो इस बात से खुश हो जाता है। वो सोचता है कि उसका दोस्त केविन आसपास ही, वो आवाज लगाता है केविन, लेकिन उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता। और तभी उसके सामने मार्कस खड़ा होता है। वो मार्कस को देखकर खुश हो जाता है और वो टॉर्च चलाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। शायद उसे हेल्यूसिनेशन होना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा सोता, उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है। वो अपना लाइटर जलाता है। योसी के पास स्प्रे होता है। स्प्रे को वो आग के ऊपर डालता है और वो आग उस जानवर की तरफ जाती है, जिससे वो जानवर वहां से भाग जाता है। और जब सुबह योसी उठता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ बिच्छू, चींटियां, सांप, ये खतरनाक खतरनाक इंसेक्ट्स हैं और एक जोक उसकी स्किन के अंदर जा चुकी होती है। इसीलिए उसका सिर उस जगह से पूरी तरह से फूल चुका होता है। वो उस स्किन को काटता है और उस जोक को वहां से निकाल देता है। योसी थका हुआ है, वो जख्मी है, वो भूखा है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है और इसके बाद भी उसे अपना सफर तय करना है। और जब वो सफर तय कर रहा होता है तभी उसे वहां पर चिड़िया के अंडे दिखते हैं और वो उन अंडों में से एक अंडा खा लेता है। हालांकि इससे पहले वो सॉरी भी कहता है क्योंकि जैसे जैसे उसके जंगल में दिन बीतते जा रहे होते हैं उसे जिंदगी की इंपॉर्टेंस का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी कितनी प्रेशियस है और किसी की भी जिंदगी अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेनी चाहिए। योसी अब यहाँ से आगे बढ़ जाता है और तभी उसे वहां पर कुछ सामान दिखता है जो इंसानों ने वहां पर छोड़ा हुआ है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। योसी कई दिनों से चल रहा है, इसीलिए उसके पैर जख्मी हो चुके हैं। वो अपने जूते और सॉक्स निकालता है और उसे एहसास होता है कि मार्कस के पैर जब जख्मी थे तब उसे कैसा एहसास हो रहा होगा और वो मार्कस से माफी मांगता है। वो कहता है मुझे उस टाइम तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं था, लेकिन अब मैं फील कर सकता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक कावर्ड हूँ और जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मैं डिजर्व करता हूँ। दरअसल उसे इस बात का भी एहसास होता है कि मार्कस को उसे काल के साथ नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि उसे अपने साथ ही रखना चाहिए था और इन सब को एक साथ जर्नी तय करनी चाहिए थी। लेकिन अब समय का पहिया बहुत आगे निकल चुका है। इसके बाद योसी अगले दिन अपना सफर दोबारा से तय करता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे किसी के जूते का पैर का निशान दिखता है जो बहुत पुराना नहीं होता। इससे वो काफी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये जूते का निशान केविन का है और वो केविन को आवाज लगाना शुरू कर देता है और तभी वो देखता है कि सामने अंडे के कुछ छिलके होते हैं और ये वही अंडा होता है जो एक दिन पहले उसने खाया था। यानी कि वो सही दिशा की ओर नहीं जा रहा, वो एक बार फिर उसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर वो एक दिन पहले था। इस बात से उसे हताशा होती है, लेकिन उसने ठान लिया होता है कि वो हार नहीं मानेगा और वो कहता है कि मुझे नदी के साथ साथ चलना होगा और वो अपना आगे का सफर एक बार फिर से जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि केविन को कुछ लोग नदी के किनारे पड़ा हुआ देखते हैं। दरअसल केविन इस जगह से जहां पर योसी है यहाँ से 150 मील दूर है, यानी कि वो बहुत दूर है और इन दोनों को आज पूरे 14 दिन हो चुके हैं। यानी कि केविन भी लोगों को 14 दिनों के बाद मिला। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि बिना सहारे के वो चल भी नहीं पाता, लेकिन वो अब सुरक्षित है क्योंकि वो इंसानों के बीच में है। और एक दिन आराम करने के बाद जब वो रिकवर हो जाता है तो वो बोलता है कि मेरा दोस्त भी जंगल में फंसा हुआ है, उसे ढूंढने के लिए हमें जाना होगा। दरअसल वो ये बात फॉरेस्ट ऑफिसर से कहता है। वो केविन को कहता है कि ये सब करना बेकार है क्योंकि अब तक वो जिंदा नहीं बचा होगा। तुम जिंदा बच गए, ये अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन केविन किसी न किसी तरह से फॉरेस्ट ऑफिसर को मना लेता है और अब केविन हेलीकॉप्टर से योसी को ढूंढने के लिए जाता है। और जब योसी जंगल में सफर तय कर रहा होता है तभी उसे हेलीकॉप्टर दिखता है और वो हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके पास एक लाल रंग का बहुत बड़ा कपड़ा होता है, वो उसे हिलाता भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर इतना ऊपर है कि वो नीचे घने जंगल में योसी को नहीं देख सकता और वो वहां से आगे निकल जाता है। योसी को इस बात से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि हो ना हो ये हेलीकॉप्टर उसे ढूंढने के लिए आया है। वहां केविन भी इस बात से हताश हो जाता है कि उसे योसी नहीं मिला, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि वो जिंदा है और वो फॉरेस्ट ऑफिसर से बोलता है कि हमें उसे दोबारा ढूंढने जाना होगा।
ऑफिसर बोलता है कि जितना तुम कर सकते थे तुम कर चुके हो, लेकिन केविन हार नहीं मानना चाहता। वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहता है। और यहीं पर एक आदमी होता है जिसके पास नाव होती है और केविन उससे बोलता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस नदी को तुमसे अच्छा कोई भी नहीं जानता। लेकिन वो मदद करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त को खोए हुए पूरे 17 दिन हो चुके हैं और 17 दिन तक इस जंगल में कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। केविन कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, लेकिन मैं तुमसे मदद की भीख मांगता हूँ। और वो आदमी केविन के जज्बे को देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जंगल में ये दिखाया जाता है कि योसी अब पूरी तरह से टूट चुका है और जब वो पूरी तरह से हताश हो चुका होता है तभी वहां पर उसे एक लड़की दिखती है। ये एक आदिवासी लड़की है और उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इतने दिनों बाद पहली बार किसी इंसान को देखा है। लेकिन ये लड़की इंग्लिश नहीं बोल सकती, यानी कि ये दोनों बातें नहीं कर सकते और साथ ही साथ ये लड़की बहुत डरी भी हुई होती है। लेकिन योसी उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और उस लड़की को भी योसी पर विश्वास हो जाता है। योसी उसे सोने के लिए अपना ब्लैंकेट भी देता है ताकि वो अच्छे से सो सके और खुद वो पूरी रात पेड़ के नीचे बैठा रहता है। योसी के दिल में एक सेटिस्फैक्शन है कि कम से कम उसके साथ अब कोई इंसान तो है। और अगले दिन वो अपना सफर उसी आदिवासी लड़की के साथ तय करता है। वो उससे बहुत सारी बातें करता है। हालांकि वो लड़की उसकी बातें नहीं समझ पाती, लेकिन अब उसके पास कोई तो है जिससे वो अपनी बातें कर सकता है। उसे खाने के लिए एक चीज भी मिलती है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि इसे मत खाओ, ये सड़ा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मैं भूखा हूं, मैं हर्ट हूं, मेरे को चोट लगी हुई है और मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। रात हो जाती है और योसी उस लड़की को कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है। और वो उस लड़की को अपने हाथ के ऊपर सुला देता है और वो उसके कंधे पर हाथ रख के उसे दिलासा दे रहा होता है कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, वो हर कदम पर हमारे साथ है। लेकिन अगले पल वो देखता है कि उसके सामने कोई भी लड़की नहीं होती, बल्कि उसका हाथ जमीन पर होता है। दरअसल ये उसका सिर्फ एक भ्रम था। उस भ्रम में वो एक लड़की के साथ चल रहा था। यानी कि इतने दिनों से जंगल में अकेला रहने से योसी की दिमागी हालत अब खराब होना शुरू हो गई है। वो अपनी इमेजिनेशन में लोगों को बना रहा है और साथ ही साथ उसको अपने घर की भी याद आ रही होती है। वो कई बार अपने घर में अपने लोगों के बीच पहुंच जाता है, लेकिन अगले पल उसे एहसास होता है कि वो अभी भी जंगल में ही है। योसी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि वो किसी भी तरह से नदी के किनारे तक पहुंचना चाहता है। और जब वो उस तरफ जा रहा होता है तो वो एक दलदल में गिर जाता है और जैसे वो हिलता है वो और भी नीचे धंसना शुरू हो जाता है। और योसी अपना दिमाग पूरी तरह से शांत करता है, क्योंकि दलदल में इंसान जितना हिलता है वो उतना ही नीचे धंसता चला जाता है। योसी बड़ी मुश्किल से एक टहनी के पत्ते को पकड़ता है और धीरे धीरे वो टहनी को पूरी तरह से पकड़ लेता है और उससे अपने आप को खींच के दलदल से बाहर निकाल लेता है। योसी का बैग भी अब दलदल में रह चुका है। वो इतना थक चुका है कि वो चल भी नहीं सकता। वो रेंगते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और ये वो पल होता है जब इंसान की जिंदगी उसके हाथों से छूट रही होती है। योसी बड़ी मुश्किल से आगे रेंगता हुआ बढ़ता है और वो देखता है कि एक टहनी पर बहुत सारी चींटियां होती है। योसी अपनी पैंट को पूरी तरह से टाइट कर लेता है। योसी का वेट अब पहले से आधा हो चुका है, वो बहुत कमजोर हो चुका है। वो अपनी पैंट को पूरी तरह से टाइट कर लेता है और वहां पर जो खतरनाक चींटियां होती है जिनके डंक से इंसान तड़प जाता है, वो उन सभी चींटियों को अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। और जैसी वो चींटियां योसी को डंक मारना शुरू करती हैं, योसी के खून में एक रफ्तार आ जाती है। उसके दर्द से वो भागना शुरू कर देता है और उसे यहाँ पर हेल्यूसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं। उसे वो सब लोग दिख रहे होते हैं जो उसकी जिंदगी में होते हैं। वो मार्कस को देखता है, वो उस लड़की को भी देखता है जो जंगल में उसे दिखती थी। उसे केविन, अपने घर वाले सब दिख रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे आवाज आ रही होती है कि तुम हार नहीं मान सकते, डोंट गिव अप, तुम आगे बढ़ते रहो। और योसी भागता हुआ किसी तरह से नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां पहुंचते वो जमीन पर गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से वो बड़ी बड़ी लकड़ियां लाता है और वाई का साइन बनाता है ताकि ऊपर से अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजरे तो इस साइन को देखकर वो समझ जाए कि योसी यहाँ नीचे है। और तभी वहां पर एक कछुआ आता है। योसी एक पत्थर उठा लेता ताकि वो उसे मार कर खा ले, लेकिन वो उसे नहीं मारता और वो उसे कहता है कि तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो भूखा है, लेकिन फिर भी वो उस कछुए को जाने देता है और दोनों हाथ फैलाकर
आसमान की तरफ देखते हुए वो ईश्वर को धन्यवाद करता है। हालांकि वो जानता है कि अभी भी वो यहाँ से घर वापस नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उसे इतनी शक्ति दी कि वो घने जंगल से इस किनारे तक पहुंच सका। अगली सुबह दिखाया जाता है कि उसका दोस्त केविन उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है और वो इसी किनारे पर पहुंच जाता है जहां पर लकड़ियों से उसने वाई लिखा है। लेकिन केविन उस वाई को नहीं देख पाता। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन योसी यहाँ पर कहीं भी नहीं होता। उसके साथ जो आदमी होता है, जिसकी बोट होती है, वो कहता है कि तुमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हमें वापस जाना चाहिए, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। और वो बोट पर बैठकर वापस जाने लगते हैं। और तभी योसी, जो कि सो रहा होता है, उसे बोट के इंजन की आवाज आती है। और जब वो बड़ी मुश्किल से उठकर देखता है तो वो देखता है कि केविन उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब वो जा रहा है। वो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो केविन को आवाज लगा सके। और योसी के हाथ से एक बार फिर से अपनी जिंदगी को बचाने का मौका निकल रहा होता है, लेकिन तभी केविन देख लेता है कि वहां पर योसी खड़ा है। वो जल्दी से बोट के साथ वापस आता है और वो योसी को अपने गले लगा लेता है। योसी को जिंदा पाकर वो बहुत खुश होता है। हालांकि इनकी दोस्ती बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन इनके बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता था। इसीलिए केविन ने कभी हार नहीं मानी और वो योसी को ढूंढता रहा। योसी को लेकर वापस वो उस जगह पर आ जाता है जहां पर इंसान रहते हैं, और वहां पर योसी को जिंदा देखकर सब हैरान होते हैं। केविन के विश्वास ने और योसी के जिंदा रहने के जज्बे ने उसे जिंदा रखा, और इस तरह से योसी की जिंदगी बच जाती है। और अंत में हमें ये बताया जाता है कि कार्ल और मार्कस का कभी भी पता नहीं चला। हालांकि केविन ने उन्हें कई हफ्तों तक ढूंढा भी, लेकिन उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। और बाद में ये पता चलता है कि अथॉरिटीज को, यानी कि गवर्नमेंट को, कार्ल की तलाश थी। और इससे पहले भी वो ट्रैवलर्स को इस तरह से ले गया था। और कार्ल ने जिन ट्राइब्स के बारे में, जिन आदिवासियों के बारे में बताया था, इस तरह के कभी कोई आदिवासी नहीं थे। और आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि कार्ल ने योसी को क्यों चुना था, क्यों वो इन सबको जंगल के अंदर यात्रा पर ले गया। केविन ने आगे चलकर अपनी जिंदगी को इसी तरह से कंटिन्यू रखा, यानी कि उसने फोटोग्राफी और अपने एडवेंचर को कभी नहीं छोड़ा। और उसने अपने एडवेंचर के बारे में, रेस्क्यू के बारे में, और जिस तरह से उसने जंगल में सरवाइव किया था, उसके ऊपर एक किताब भी लिखी। और योसी भी 10 साल बाद उसी नदी के किनारे, उसी जगह पर वापस आया जहां पर लगभग उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। और उसने भी आज तक अपनी जिंदगी के एडवेंचर को, अपनी हाइकिंग को, जर्नी को कभी नहीं छोड़ा। वो उसी तरह से आज भी जिंदगी जीता है। योसी सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि उसने हार नहीं मानी, और साथ ही साथ उसको विश्वास था कि वो इस जंगल से, इस मुसीबत से जरूर निकलेगा। और हुआ भी ऐसे ही। और अपनी जिंदगी में इतना बुरा वक्त देखने के बाद उसकी जिंदगी आगे हमेशा अच्छी रही। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म जंगल की। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी, जो हमें कभी ना हार मानने की सीख देती है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।